हाय, दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भाई आज जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, चीज़ें लिखी हुई हैं, समझना बाकी है। ठीक है, इसमें भी और चीज़ें हमें थोड़ी सी ऐड करनी है, तो आप इस बात को देखें, समझें और नोट करें। ठीक है, शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सर इसकी डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल पर्पस, फर्दर प्रोडक्शन या फिर एज अ रॉ मटेरियल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन द सेम ईयर। सही तो इंग्लिश में बोल दिया। सर आपकी इंटरमीडिएट गुड्स या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है, उन गुड्स को कहा जाता है जिसको आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं। मतलब आपने कोई सामान खरीदा ताकि आप उसको आगे बेच सको, ये पहली बात है। यहाँ रीसेल का मतलब है पुनः विक्रय का, मतलब आप एक ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जिसको आप दोबारा से बेचने के ऊपर बात करते हैं, उसी को हमने कहा यहाँ पे रीसेल पर्पस के लिए। फिर कहा जाता है सर फर्दर प्रोडक्शन क्या है ये। आपने कोई वस्तु खरीदी, हम कहते हैं आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब कि आपने कच्चा माल खरीदा। अब जब भी आप किसी कच्चे माल को खरीदते हैं तो उसी कच्चे माल का सीधा कंज्यूम या उपभोग नहीं कर लेते, आप उस कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, किसी दूसरी वस्तु का उत्पाद करने के लिए या किसी दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल है ये किसकी हेल्प कराता है? ये रॉ मटेरियल जो हमारा फर्दर प्रोडक्शन है। ठीक है, जो हमारा फर्दर प्रोडक्शन, उसने कहा है कि जिनका उपयोग अंतिम माल के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब आप कुछ और बनाना चाहते हो और उसमें आप इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब कि मध्यवर्ती वस्तुओं के बिना आप उसको नहीं बना सकते। ये सबसे पहली बात है, ये इसकी डेफिनेशन वाली बातचीत है। क्या इतने से में खत्म हो गई? नहीं, इतने में खत्म नहीं होगी मेरे भाई, इतने में खत्म हो ही नहीं सकती। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। जैसे सबसे पहले हैं पॉइंट्स बहुत सारे, मेरे को लगा बोर्ड कम पड़ जाएगा, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ये वाला स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इस चलते हैं। ठीक है, आइए। ये कहता कि दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। इन हिंदी पढ़ते हैं। सामान्यतः इन वस्तुओं को एक उत्पादन इकाई द्वारा किसी अन्य उत्पादन इकाई से खरीदा जाता है। सर क्या है ये? इसमें अभी आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। ठीक है, आपने मतलब जनरली यहाँ क्या होता है, बहुत आम तौर पे क्या होता है, सामान्यतः यहाँ पे क्या होता है कि आप एक प्रोडक्शन हाउस हैं, आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मान के चलिए कि हम लोग हैं। ठीक है, देखिए प्लीज़ बैकग्राउंड पे बात ना करें, ये चीज़ चलती रहेगी। अब हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा हो गई तो समझो आप दो हैं, मतलब दो प्रोडक्शन हाउस हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, इसने कहा है कि एक उत्पादन इकाई, मतलब जो एक प्रोडक्शन यूनिट है वो किसी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से सामान खरीदता है। ये आमतौर पे जनरली होता है कि जब भी आप मध्यवर्ती वस्तु की बात करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, तो आपको फर्दर प्रोडक्शन करना होता है। जो भी हमने कहा कि आप यहाँ पे कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी चीज़ को बनाने में, किसी दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात ये है कि आप अक्सर ऐसा है कि मतलब एक प्रोडक्शन यूनिट किसी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से सामान उठाती है, मतलब एक उत्पादन इकाई एक दूसरी उत्पादन इकाई से सामान उठाती है और फिर उसको वो जनरली रीसेल करते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जनरली वो उसको क्या करते हैं, रीसेल करते हैं। अगर इस रीसेल में इसको बात करूँ तो उन्होंने इसको एक नाम और दे रखा है, ये इसको नॉन फैक्टर इनपुट भी कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा इनपुट है जिसका कोई हमें फैक्टर नहीं मिलने वाला। जनरली ये जो रीसेल पर्पज जैसे शब्द लिखा हुआ है ना, इसके लिए मैं इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, आप देखना इसको, मैं इसको एक नाम से और बता रहा हूँ, नॉन फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट। हिंदी वालों के लिए क्या रहेगा? सर हिंदी वालों के लिए रहेगा, आप इसको समझ जाएं एक बार। जब आप कोई कच्चा माल खरीदते हैं या फिर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, या तो उसको आप आगे बेच देंगे या तो आप उसको आगे, जनरली ये रीसेल के लिए ये अभी कि नॉन फैक्टर इनपुट, कि आप उसको जनरली क्या करेंगे, आगे बेच देंगे। तो आपने जो भी वो सामान खरीदा, आप उस सामान का खुद के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर रीसेल के लिए फर्दर का कर लोगे या फिर ऐसे कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल करोगे, आप कुछ ना कुछ उसका करोगे ज़रूर। पर अगर आप रीसेल पर्पस के लिए जाते हो तो जो भी आपके पास फैक्टर्स होते हैं
मतलब जो भी आपके पास इनपुट को कच्चे माल की तरह दिखा देते हैं, रॉ मटेरियल की तरह दिखा देते हैं, तो ये नॉन फैक्टरेबल होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर ये नहीं भी आया तो अभी और सीखेंगे, इसमें आएगा ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। सर नहीं आया। ड्राइव डिमांड को हिंदी में कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। ठीक है, को पूरा करती है, यह अंतिम वस्तुओं पर निर्भर करती है। ये बात ऑलरेडी बताई जा चुकी है, जब इससे पहले भी हम लोगों ने फाइनल गुड शूट किया था। इससे पहले जब हमने फाइनल गुड शूट किया था, ठीक है, बस उसमें कैप नहीं थी, इस बार कैप लग गई है, ठीक है, बाल थोड़े ज़्यादा ख़राब बिखरे से हो रहे थे, मैं ये लगा ही लेता। तो ये जो इसने कहा है कि ड्राइव डिमांड है, और देखिए आप समझे, मैं वापस एक बार हल्के से थोड़ा शार्पली बता दूं ड्राइव डिमांड का मतलब क्या होता है। जैसा अभी हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था कि यदि आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं को डायरेक्ट ही कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उस गेहूं को किसी दूसरे फेस में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि हमने गेहूं को कन्वर्ट करा आटे में, गेहूं को कन्वर्ट करा आटे में, तो उस आटे के लिए हमें, उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें चक्की की आवश्यकता है। तो वो जो चक्की है वो चक्की क्या है, हमारी फाइनल गुड है, हमारी कैपिटल गुड है। तो ये भी वही बताता है कि ये ड्राइव डिमांड की तरह ट्रीट होते हैं, और आप इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड तब करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड तब बेसिकली कब क्रिएट होती है, ये क्या कहता है, को पूरा करता है, यह मांग अंतिम वस्तु पर निर्भर करता है। आपकी फाइनल गुड्स आपको बताएंगी कि आपको कितनी इंटरमीडिएट गुड्स की आवश्यकता है, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, डिराइव्ड डिमांड। अगर ये नहीं आएगा तो पक्की बात है, ये हो सकता है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ हो। तो अगर आप लोग डाउट्स में अगर ये रहता है, तो अगर जब हम इसके डाउट सेशंस के रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, तब इस बात को एक बार और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक से ज़्यादा बार पढ़ने के बाद हमें चीज़ों को समझ में आने लग जाता है। सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखें कि ये ऐसी गुड्स हैं, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी भी फाइनल यूज़र उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब क्या कहता है, ये वस्तुएं अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है। तो उसने क्या कहा है कि दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। मतलब जो भी एक आखिरी उपभोक्ता होता है जो उसको सीधा कंज्यूम करता है, उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होती। ये भी एक इसकी मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके थ्रू भी बना सकते हैं। ये बड़ी बढ़िया बात है, ये बड़ी बहुत ही प्यारी बात है मेरे भाई। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स, या फिर जैसे अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो ट्रक हो गया, हवाई जहाज हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट खरीदती है, किसके लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, किसके लिए, हमारे सैन्य बल के लिए, मतलब जो देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, मान के चलिए छोटी सी बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई हमारी भारत सरकार ने ट्रक और एयरक्राफ्ट मतलब खरीदे हैं हमारी आर्मी के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, ठीक है, या फिर जो हमारा जो सैन्य बल है उनके लिए खरीदे हैं। तो क्या उनका वो फाइनल, सीधी सी बात ये आती है कि वो इसका सीधा इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको एज अ फाइनल गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं, अंतिम वस्तुओं की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम इनको जोड़ते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि आप इनको डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि रीसेल पर्पस के लिए। इसकी बहुत सीधी सी बात है कि आप इसको जो आत्मरक्षा होती है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दोबारा बेचने के लिए नहीं करते। दैट्स वाई जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हमारा क्या आता है, इससे पहले हिंदी में यार ये बड़ा परेशान कर देता है मेरे को, कहाँ गया, देखो ये क्या किस में काम आती है, ये एज अ ड्यूरेबल गुड्स को, जो हमारी जो टिकाऊ वस्तु होती है उसमें कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये लोग डिफेंस के लिए उन्हें खरीदते हैं, ना कि रीसेल पर्पस के लिए। इसमें आप एक से दो बात और ध्यान रख सकते हैं, ध्यान ये रखनी है कि जो भी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनको कभी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, आप इनको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। ये बड़ी प्यारी बात है, जो आपकी राष्ट्रीय आय है इंटरमीडिएट गुड्स को उसमें नहीं जोड़ते। क्या ऐसे क्यों नहीं जोड़ते सर? इसके लिए सर एक शब्द और कहा जाता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, वो उनके साथ मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, मिक्स हो जाती हैं जो हमारी फाइनल गुड्स होती है उनके साथ।
स्पेस क्षमता इसलिए नहीं लिखा, बट मैं जनरली बताऊं तो हमने इस बात को लिखा हुआ था, मैं अगर इसको आपको पढ़ के बताता हूँ, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, मतलब जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की जो कीमत है वो जो हमारी अंतिम वस्तुएं हैं उनकी कीमत में वो ऑलरेडी जुड़ जाती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में इसलिए इनको तो इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि इनकी कीमत अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड्स के साथ मर्ज हो गई हैं, मिल गई हैं। ठीक है, और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, तो ये जुड़ी हुई हैं फाइनल गुड्स में और फाइनल गुड्स को जोड़ा जाता है नेशनल इनकम में। तो इनडायरेक्टली मेरे भाई इंटरमीडिएट गुड्स भी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं को ऐसे जनरली कि नहीं भाई हम तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड नहीं करते। आप उनको फाइनल गुड्स के माध्यम से उसको जनरली ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहती हैं, हमेशा बाउंड्री के अंदर इनको रखा जाता है। उत्पादन सीमा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्पादन सीमा बोलेंगे। सर अब ये क्या है? सर पहले मैं थोड़ा सा आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक बात और बता दूं, अभी मैंने इसमें क्या बोला कि हम अपनी इंटरमीडिएट गुड्स को, मध्यवर्ती वस्तुओं को नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि जो कीमत है, जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की, वो अपने आप मिल जाती है फाइनल गुड्स के अंदर, इसलिए नहीं जोड़ते। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक शब्द और इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स को रखा जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। प्रोडक्शन बाउंड्री को इन हिंदी कहा जाएगा उत्पादन सीमा। बेसिकली ये मैं बताऊंगा अभी क्या है। और फिर एक बात और आएगी कि अगर कोई बच्चा जिद करेगी नहीं सर हम तो उसको डायरेक्ट जोड़ेंगे नेशनल इनकम में, हम तो डायरेक्ट जोड़ेंगे नेशनल इनकम में, और फाइनल गुड्स तो जुड़ती है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको भी डायरेक्ट जोड़ दिया नेशनल इनकम में और फाइनल गुड्स भी जुड़ रही है, तो आप यहाँ पे दो बार अपनी किसको, इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत को नेशनल इनकम में दो बार जोड़ के दिखा देंगे, जो कि गलत है। तो उससे एक कंडीशन और क्रिएट होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डबल कोइंसिडेंट, या फिर आप हिंदी में उसको कह सकते हैं दोहरा संयोग। तो आप सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, मतलब जो उत्पादन सीमा है, और जो हमारा दोहरा संयोग है वो क्या है। आप इसको नोट करो क्योंकि ऐसी चीजें भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती। ठीक है, देखो आप इसे देखो, मैं इसको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बनाया नहीं है, बस इसको मिटाया है अभी। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें सीखना है प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। हमें, हमारा टॉपिक क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री। और इसके जस्ट बाद हम लोग सीख सकते हैं हमारा डबल कोइंसिडेंट, जो कि दोहरा संयोग होता है। अगर आप इसको हिंदी में बात करते हो तो आप इसको उत्पादन सीमा की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, उत्पादन सीमा। ठीक है, ओके। अब सुनो भाई, सबसे बड़ा सीरियस मुद्दा इस साल और लास्ट ईयर का हमारा किसान रहे हैं, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। उन्हीं का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान के चलो ठंड आ रखी है, ठंड चली रही है, वैसे अब तो चली जाएंगे कुछ टाइम बाद, ऑलमोस्ट फरवरी डन है, फरवरी स्टार्ट है, जनवरी डन है। तो मान के चलो कि किसी किसान ए ने, कोई हमारे पास फार्मर है, ये फार्मर ए, ठीक है, इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करी? इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी, मतलब कॉटन का उत्पादन करा। ये कॉटन प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी, बल्कि मैं इसके लिए से प्रोड्यूस जैसा शब्द इस्तेमाल करूंगा। तो इसको ध्यान रहे, हम इसी चीज को कहते हैं रॉ मटेरियल। इसी चीज को क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। जो कच्चा माल होता है वो यही होता है। अब फार्मर ए ने अपनी ये कॉटन बेच दी, सोल्ड कर दी, सपोज करो रुपीज 500 रुपये में हमारे फार्मर बी को, ठीक, कितने रुपये में बेच दी? 500 रुपये में फार्मर बी को बेच दी। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये होगा कि जो फार्मर बी है उसने इस कॉटन को, सपोज करो कि उन्होंने इसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। कॉटन को उसने, कॉटन खरीदी और कॉटन को उसने कन्वर्ट कर दिया धागे में, थ्रेड में, या थ्रेड का मतलब धागे से, ध्यान रहे। ठीक है, कॉटन से उसने धागे में कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान रहे, देखिए इसका, अब ये जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन,
मतलब आप इसको किसी और वस्तु को बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं कच्चे माल के तौर पे, तो आपने इस कच्चे माल को, जिसको हमने कॉटन नाम दिया, फार्मर ए ने इसको प्रोड्यूस करके 500 में बेच दिया फार्मर बी को। सॉरी, फार्मर बी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फार्मर हमारे सभी एक जैसे हैं, तो उन्होंने वो बेसिकली रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करवाते हैं पूरे भारत देश को, ठीक है। तो हम जनरली कहते हैं कि उन्होंने बी को, जो कोई बी है उनको, ठीक है, क्या कर दिया है, सामान बेच दिया है। और इन्होंने अपनी मतलब अपनी लेबर का इस्तेमाल करके, अपनी मशीन का इस्तेमाल करके उस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया थ्रेड में। तो सर कॉटन से थ्रेड बन गया, कॉटन की पहचान खत्म, कॉटन की पहचान खत्म। तो उससे ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप इंटरमीडिएट गुड्स से फर्दर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी और वस्तु को बना रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स अपनी पहचान खो देते हैं। ये रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट गुड्स था, इन्होंने अपनी पहचान अब कॉटन से किस में कन्वर्ट हो गया, वो थ्रेड में कन्वर्ट हो गया, धागे में कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने अपनी पहचान खो दी। ये भी एक बहुत बढ़िया बात थी जो मैं बताना भूल गया था। अब क्या है सर, मान के चलो कि इन्होंने इस थ्रेड को भी बेच दिया ₹750 में। कितने में बेच दिया, 750 रुपये में बेच दिया। बैकग्राउंड पे ना जाए प्लीज़, ठीक है, घर है ये हमारा और इतने रिसोर्सेज नहीं हैं अभी तो, ठीक है, पर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अब आप थोड़ा सा समझो, जो हमने कहा था कि ये चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। यार एक बात बताओ, जब इस बी ने इस धागे को बेचा, कितने में बेचा, 750 में, तो क्या इसकी कमाई 750 रुपये? नहीं, इसकी कमाई 750 नहीं है, क्योंकि इसने 750 से पहले 500 रुपये खर्च करे थे। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि इसने 500 का खरीदा था और 250 के मुनाफे पे अपना बेच दिया, तो इसने कितने अर्न करे, खाली इसने तो 250 अर्न करे। ये वाले 500 तो ये भी हैं, तो ये वाले इसमें इंक्लूड हैं, दैट्स इट। इसके बाद ये हुआ कि मान के चलो कि अब उन्होंने थ्रेड किसी सी को बेच दिया। किसको बेच दिया? किसी सी को बेच दिया, और सी ने इस थ्रेड को, मतलब इस धागे को कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ्स में। सही है, किसमें कन्वर्ट कर दिया? क्लॉथ्स में। तो भाई, और अब उन्होंने उस क्लॉथ्स को मार्केट में बेचा, मान के चलो कितने रुपए का, मैं कहता हूँ चलो 2000 का बेच लेते हैं, ये मार्केट में बेचा। तो सर क्लॉथ आपका फाइनल गुड है, क्लॉथ आपकी अंतिम वस्तु है जिसको एक कस्टमर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है, पहन सकता है, जैसे हम लोगों ने पहना हुआ है, ठीक है। इससे पहले जब तक ये फाइनल गुड्स के लिए तैयार नहीं हो जाता, इससे पहले ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, जो मैंने बना दी, ये क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री है, ठीक है। और एक बात और बिलीव करना, भले ये 2000 में बेच रहा है, पर मेरे भाई 2000 में भले बेच रहा है, लेकिन 750 तो इसने भी खर्च कर रहे हैं। हाँ, इसने 1250 के मुनाफे पे इसको एक्स्ट्रा करके बेच दिया। तो ऐसे ही यहाँ चीज़ें जुड़ती चली जाती है, और इससे ये सीखने को और मिलता है कि जब भी आप इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स अपनी पहचान खो देते हैं किसी फर्दर प्रोडक्शन को होते टाइम, किसी दूसरी वस्तु को बनाते टाइम। कैपिटल गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो भी फर्दर प्रोडक्शन करती हैं, पर कैपिटल गुड्स कभी भी अपनी पहचान नहीं खोते, ठीक है। बालक चिल्ला रहे हैं यार। अब आप इसी में देखो, डबल कोइंसिडेंस पे बात कर लेते हैं, मैं इसकी कोई खास डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ। सर अब आप एक बात बताओ, आपने 2000 रुपये का सामान बेचा, ये 2000 रुपये आपके कहाँ जोड़ दिए जाएंगे? नेशनल इनकम में जोड़ दिए जाएंगे। 2000 में 750 इंक्लूड है, 750 में 500 इंक्लूड है, तो कुल मिला के जो चेंज चल रही है वो कैसी चल रही है? शुरुआत हुई यहाँ से, इसमें 250 रुपये जोड़े बी ने और 1250 रुपये जोड़े सी ने, और ओवरऑल इतने पैसे फिर इन्होंने किससे ले लिए? कस्टमर से ले लिए, और सामान कितने का दिखा दिया फाइनल वाला? 2000 का। ये 2000 रुपये नेशनल इनकम में जोड़े जाएंगे। ये दोनों फर्दर प्रोडक्शन में काम आए हैं, तो उन्होंने इनको उसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि यार ये ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर हम इनको भी अलग अलग जोड़ दें, मतलब समझो हमने 500 भी नेशनल इनकम में जोड़ दिए, ये 750 भी जोड़ दिए, 2000 भी जोड़ दिए, तो इस हिसाब से तो यार ये कितने हो गए? ये हो गए भाई 3250 रुपये। तो ये डाटा तो गलत है ना। तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस। तो आप इससे बचें, इसलिए कहा जाता है कि इनको हम प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जब तक कोई भी चीज़ रहेगी, उत्पादन सीमा के अंदर जब तक चीज़ें कोई रहेगी, तब तक उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, और वो स्टिल वो प्रोडक्शन बाउंड्री का अंदर वाला जो हिस्सा है वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तु ही कहलाता है। तो अब ये टॉपिक डन है। अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला सीखने हैं जिसमें आप नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के जो सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं उनको आप सीखेंगे। तो ठीक है।